हेलो दोस्तों, आपका स्वागत एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग a new experiment, a differential threshold for lifted weights by using a method of constant stimulus। यानी कि हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करेंगे एक स्थिर उद्दीपक विधि के प्रयोग से। सो व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कौन सी है? रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या। ये क्या भाई? to measure the differential threshold for lifted weights using the constant stimulus। बस यही बात है, यही छोटी सी हमारी शोध समस्या है और इसी को आज हम जानेंगे कि लिफ्टेड वेट से किस प्रकार से स्थिर उद्दीपक विधि के माध्यम से हम डिफरेंशियल भिन्नता देहली को मापते हैं। एज इट इज, ये हर प्रयोग का एक हाइपोथेसिस या उपकल्पना होती है। तो इस प्रयोग की उपकल्पना क्या है? यदि स्टैंडर्ड वेट और कंपेरेबल वेट्स के अंतर को बढ़ाते जाएं हम, तो जो प्रयोज्य है उसका जो निर्णय है वो अधिक विश्वासपूर्ण होता जाता है, वो मोर कॉन्फिडेंट होता जाता है डिफरेंशिएट करने में। किसमें? स्टैंडर्ड और कंपेरेबल वेट्स में। वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वही दो प्रकार के वेरिएबल्स मैं डिस्कस करता हूं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से? डिफरेंट कंपेरेबल स्टैंडर्ड वेट्स। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सब्जेक्ट जजमेंट in regard to comparable weights in the form of plus, minus, equal to। बस यही एक छोटा सा अंतर आया है इस प्रयोग में जो मैंने पहले प्रयोग किया था लिफ्टेड वेट्स का। उसमें हैवियर, लाइटर और इक्वल बोलना था। इसमें हैवियर के लिए प्लस साइन, इक्वल के लिए इक्वल टू का साइन और लाइटर के लिए माइनस का साइन। ये आपको अपने रिकॉर्ड शीट में बनाना है, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। The important controls that is to be remembered by the experimenter are, means the response should be totally guided by the metronome। और प्रत्येक ट्रायल में हमें यह ध्यान रखना है कि जो प्रयोज्य है वो जो वेट उठा रहा है वो अपनी मिडल फिंगर और थंब के माध्यम से ही उठा रहा है। तीसरा मेजर कंट्रोल है कि प्रयोज्य अपनी कलाई, रिस्ट और जो कोहनी की पोजीशन है, हाथ की पोजीशन है, उसको ऐसे ऐसे बदलेगा नहीं, ऐसे ऐसे टेबल पर कभी इधर रख दी कभी नहीं, उसको एक ही पोजीशन में रखना है हर ट्रायल में। और जब भी हम उसको वेट उठाने के लिए देंगे तो उस वेट उठाने की उसकी जो पोजीशन है, जहां पर एक्सपेरिमेंटर वेट उसके हाथ के पास रखता है, हर बार एग्जैक्टली वही रखना होता है। एक क्रम का प्रभाव होता है ना, सीरियल का इफेक्ट, उसको कम करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड वेट है आधे ट्रायल्स में पहले देंगे और फिर आधे ट्रायल्स में कंपेरेबल वेट्स के बाद में देंगे। और इस प्रयोग में जो प्रयोज्य है, जो एक्सपेरिमेंटी है, उसको हम ब्लाइंडिंग गॉगल्स लगा करके बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि उसको कुछ दिखाई ना दे। देन सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द सब्जेक्ट। See, these instructions are to be given by the experimenter. So first of all, the experimenter should say that I will give a signal of ready. So the moment I say ready, you must be ready. Means, but you should not go for the lifting of the weights. You should be ready for what? You should be ready for acting on the sound of the metronome, rather first sound of the metronome. As soon as you hear the first tick of the metronome, you should be get ready, because after just 1 second the second tick will be heard by you. The moment you hear the second tick, you lift the weight with your middle finger and the thumb as directed earlier, and the moment you hear the third tick of the metronome, you just place the weight from where you just lifted. Gently you have to place the weight, and then simultaneously you have to tell the experimenter whether the weight was heavier than the standard weight or the lighter or equal to the standard. So this process we are going to follow at least for 10 times. So we'll take 10 trials. In this regard, if you have any question, any query or any
curiosity, you can just ask me. And finally, we should ask, are you ready for the experiment? The moment he or she says that yes, then only you should proceed with the experiment. Now, some important instructions for the experimenter from my side. Number one, this experiment should be conducted in the lab settings only. Number two, the experimenter should follow all the lab protocols meticulously. No diversion is accepted. The experimenter should wear the white coat, which is a standard lab practice. Do not take any shortcut. And before starting your experiment, you must take the written informed consent of the subject. Before starting experiment, you should ensure that workable rapport with the subject has been established. Then ensure that there is no physical or psychological harm is done to the subject. Finally, follow and remember Helsinki Declaration in letter and spirit. Dear friends, I suggest you please read this document before conducting any experiment on human subjects. Now, I am not showing here you the video of the experiment. The process is exactly similar for the lifted weights, that video which I have shown you earlier. आपको उसके लिए पहले वाली वीडियो देखनी जरूरी है। अगर आप प्रोसेस देखना चाहते हैं कि किस प्रकार सब्जेक्ट को बैठाना है, कैसे उसको ब्लाइंडिंग गोगल्स लगाने हैं, कैसे उसके हाथ की पोजीशन रहेगी, कैसे वो वेट को उठाएगा, कैसे एक्सपेरिमेंटर वेट रखेगा, इत्यादि इत्यादि। अब मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने उस वीडियो को देख लिया और आपने एक्सपेरिमेंट अब आपने शुरू कर दिया। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ये ब्लैंक शीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यही वो शीट है जिसमें आप अपना डेटा कलेक्ट करेंगे, जो कि कौन सा होगा, सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेज होंगे। फर्स्ट कॉलम में वेट, वेरिएबल वेट्स इन ग्राम्स है, उसके बाद ट्रायल नंबर्स है, यहां मैंने 10 ट्रायल दिखाए हैं। स्टैंडर्ड वेट मैंने यहां पर 50 ग्राम को माना है और 70 से शुरू किया है और 30 तक पहुंचे हैं। नाउ सी, दिस इज दी फील्ड 3 कैटेगरी रिस्पॉन्स। अब यहां जो प्लस का साइन है वो इंडिकेट करता है कि जो कंपेरेबल वेट है स्टैंडर्ड वेट से हैवी है। माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि जो कंपेरेबल वेट है स्टैंडर्ड वेट से लाइट है। और इक्वल टू का साइन एज ऑब्वियसली दैट कंपेरेबल वेट इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड वेट। Now, I assume that you conducted the experiment and filled up this 3 category response sheet. Next, with the help of the previous 3 category response sheet, you have to prepare one more table that will have the frequency and percentages of the responses in 3 categories: heavier, equal or lighter. For example, for the weight weighing 70 grams, the frequency was 10. मीन्स परसेंटेज वाज 100। दिस मीन्स कि जब 70 ग्राम का वेट हमने सब्जेक्ट को दिया स्टैंडर्ड वेट के बाद, तो 10 के 10 ट्रायल में उसने कहा कि ये वेट हैवी है, और इक्वल में 0 और लाइटर में 0। अगर हम 65 ग्राम के वेट की फ्रीक्वेंसी को देखते हैं तो सब्जेक्ट ने 8 बार बताया कि स्टैंडर्ड वेट से ये हैवी है, 2 बार बताया कि इक्वल है और 0 बार लाइटर है। तो इस तरह से हमें जो प्रीवियस टेबल थी, मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूं, इस टेबल से हमें ये टेबल जनरेट करनी है और उसी के अनुसार हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। 10 अगर हैवियर है तो 10 ट्रायल में 100% हैवियर बताया उसने, 8 बार है तो 80% हैवियर, 20% इक्वल। दिस वे यू टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड परसेंट। अब इस डाटा का हम करेंगे क्या, इसके लिए हमें ये 6 चीजें कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 अपर थ्रेशोल्ड, नंबर 2 लोअर थ्रेशोल्ड, नंबर 3 पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी, नंबर 4 इंटरवल ऑफ अनसर्टेनिटी, नंबर 5 डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड एंड नंबर 6 कांस्टेंट एरर। बहुत सिंपल है, आपको डेटा मिल गया है, बस फॉर्मूला में इसको पुटअप करना है। ये फॉर्मूला फॉर ऑल इंडिसेस, जितने भी 6 इंडेक्स आपको कैलकुलेट करने हैं वो मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूं आपको। और पिछली वीडियो में भी जब हमने लिफ्टेड वेट्स का एक्सपेरिमेंट किया था ये फॉर्मूले हमने यूज किए थे।
अपर थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला क्या है और लोअर थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है। और डिफरेंस कहां से लेना है आपको, जो डेटा लेना है डी बी, बी, डी ए और ए, ये चार वैल्यूज आपको लेनी है। तो डी बी, बी, डी ए और ए अपर थ्रेशोल्ड की जो हैवियर का कॉलम था वहां से हमें लेना है, और लोअर थ्रेशोल्ड के लिए जो लाइटर का कॉलम था वहां से हमें लेना है। सो दिस इज दी फॉर्मूला। अब डीबी क्या है, 50% के नियरेस्ट अपर लेवल पर कौन सी परसेंटेज है। बी क्या है, उस परसेंटेज के कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या है। डीए क्या है, 50% से नीचे के जो रिस्पॉन्सेज हैं उसमें नियरेस्ट परसेंटेज क्या है, और ए क्या है, उसकी कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या है। तो याद रखिए अपर थ्रेशोल्ड का ये डी बी, डी ए, बी और ए ये हमें हैवियर कॉलम से नोट करने हैं, जैसे ये वाले डी बी, डी ए, बी और ए अपर थ्रेशोल्ड के लिए हमें इस कॉलम से नोट करने हैं, और लोअर थ्रेशोल्ड के लिए हमें इस कॉलम से नोट करना। ये देखिए पीएससी, पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी, ये क्या चीज होती है, ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें व्यक्ति कंपेरेबल वेट और स्टैंडर्ड वेट को एक समान परसीव करता है। बाय यू इंटरवल ऑफ अनसर्टेनिटी, इसमें क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो अपने रिस्पॉन्स के प्रति अनिश्चित रहता है कि पता नहीं क्या है। देन डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, ये आपको पता है। और फाइनली कांस्टेंट एरर, जो लगातार जो सतत त्रुटि जो सब्जेक्ट करता है वो हम सी से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, यही इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपको समझने के लिए। देखिए यूटी अपर थ्रेशोल्ड के लिए हमने डीबी लिया 60, बी लिया 55, डीए लिया 20 और ए लिया 45। आप देखिए ये कैसे लिया, डीबी हमने 60 कहां से लिया, मैं आपको पिछली स्लाइड में लेकर जा रहा हूं। देखिए डीबी हमने 60 कहां से लिया, देखिए 50% है। आप देखेंगे कि ये 50 हमारा स्टैंडर्ड वेट है। हमारे पास हमने कहा कि 50%, 50% कौन सा हुआ, से नेक्स्ट कौन सा है हमारा 60 हैवियर के लिए। तो हमारा डीबी क्या हो गया 60, तो हमने लिखा ना, देखो डीबी हमने 60 लिखा। बी क्या लिखा है, बी लिखा हमने, डीबी लिखा है 60, और 60 की कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या है वेट ग्राम में 55। तो आप देखें हमने यहां पर 55 लिखा है, यानी कि 60 और 55। फिर डीए, डीए क्या है इसमें, डीए देखेंगे 50% से जस्ट नीचे क्या है 20%, ये हैवियर की बात कर रहा हूं 20, और इसकी कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या है 45। तो ये हो जाएगा हमारा डीए और ये हो जाएगा हमारा ए। डीबी 60, बी 55, डीए 20 और ए 45। यही हमारी वैल्यूज यहां पर रखी गई है, डीबी 60, बी 55, डीए 20 और ए 45। तो आप वैल्यूज इसमें पुटअप कर दी फॉर्मूला में, आपको यूटी आ जाएगा। अपर थ्रेशोल्ड हो गई हमारी 40। इसी प्रकार से सेम डीबी, बी, डीए, ए आपको लोअर थ्रेशोल्ड की कैलकुलेट करनी है। और ये लोअर थ्रेशोल्ड की डीबी देखें हमारे पास 20 है, बी हमारी 55 आएगी, डीए 40 और ए 45, और हमारी लोअर थ्रेशोल्ड आ जाएगी। ये जब दोनों थ्रेशोल्ड आपने कैलकुलेट कर ली है तो नेक्स्ट जो भी हमें कैलकुलेट करने हैं इन्हीं के आधार पर करने हैं। देखिए पीएससी क्या है, अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी, यानी 35 ग्राम एक ऐसा वेट है जिस पर कैंडिडेट ये कंफ्यूजन हो जाता है कि स्टैंडर्ड और कंपेरेबल वेट दोनों बराबर है। फिर देखिए इंटरवल ऑफ अनसर्टेनिटी, वो है हमारा 10, यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड वेट और कंपेरेबल वेट में 10 ग्राम का अंतर कर दें तो उसको फैसला लेने में परेशानी आती है, अनिश्चित हो जाता है वो। उसके बाद डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, वो कैसे निकालने हैं, अपर थ्रेशोल्ड में से लोअर थ्रेशोल्ड माइनस कर दीजिए और उसको 2 से भाग कर दो। अरे 40 में से 30 को माइनस करो, 10 आ गया, 10 को 2 से भाग करो, 5 आ गया। ये हमारा डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड आ गया। जो इस प्रयोग
का उद्देश्य था। और कांस्टेंट एरर क्या आता है? कांस्टेंट एरर इज ऑलवेज PSC माइनस 50। PSC क्या है? पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी। ये हमारा तो C आ जाएगा। देखो 35 में से 50 घटाएंगे -15, यानी कि इतना इसका कांस्टेंट एरर रहा इस प्रयोग के दौरान। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें जो मुख्य बात है वो DB, B, DA और A आपको वैल्यूज निकालनी है। वो अगर आप वैल्यूज आपको निकालनी आ गई तो आप फॉर्मूला जो पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये मेरे रेफरेंसेस, जहां से मैंने मटेरियल लिया, जहां से मैंने सब पढ़ा। और वीडियो आपको कैसी लगती है ये मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है वीडियो के कंटेंट्स आपको कैसे लगते हैं। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया तो आप औरों को बताएं। तो कमी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, या और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं अवेलेबल हूँ, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर। तो आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं इस वीडियो के बारे में। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप ये वीडियो को देख करके एक्सपेरिमेंट को आप समझ लें। दोस्तों अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, अपने टीचर्स को बताएं कि साइकोलॉजी के एक्सपीरियंस की वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।